बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एरर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी जारी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले की नुमाया कामयाबी के बाद अब फेज़ 3 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये प्रोग्राम दरअसल पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत बासलाहियत तालीम याफ्ता और पुरजोश नौजवानों को स्कूल्स की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ख़ास बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल हासिल करने के लिए किसी बड़ी सरमायाकारी या लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा और मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों को स्कूल्स दिए जाएंगे। मजीद ये कि जिन तलबा का पहले से इन स्कूल में दाखिला है, इनकी फ़ीसें हुकूमत पंजाब अदा करेगी ताकि तालीम का सिलसिला जारी रहे और मयार में भी बेहतरी लाई जा सके। अब बात करते हैं अहम सवालात की। फ़ेज़ 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पिछले मराहिल के मुकाबले में अब कौन सी शराइत तब्दील की गई हैं, अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होगा। तमाम तफसीलात जानने के लिए चलते हैं हम वीडियो की जानिब। पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। इसमें ये जो अहम बातें लिखी हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 रखी गई है और हार्ड कापी जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2026 है और तयशुदा नरखों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट्स हैं। अब इसकी मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इस प्रोग्राम की मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त मेरे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन है जिसमें पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट में बाकायदा तौर पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी शामिल हैं। ये पीडीएफ तकरीबन 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इनमें जो अहम अहम पॉइंट्स होंगे जो अप्लाई करने के लिए जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रख दूँगा ताकि अप्लाई करने में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ हम प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हुकूमत ने पब्लिक स्कूलों की आउटसोर्सिंग के लिए 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई हैं, यानी इन 5 तरह के लोग या अदारे इन स्कूलों को चलाने की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, यानी कि आपको 3 लोगों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। आप 3 लोग आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। 3 लोगों का एक आपको पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आपके सामने है वो है इंडिविजुअल एप्लीकेंट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अगर आप ग्रुप बनाकर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अकेले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो कितना चाहिए होगा वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। अब यहाँ पर थर्ड कैटेगरी आप देख लें, एजुकेशनल टेक फर्म। अब ये क्या है? ये वो कंपनियाँ हैं जो तालीम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर बनाती हैं, वो भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। अब यहाँ पर आप फोर्थ कैटेगरी देख लें, एजुकेशनल चेन। एजुकेशनल चेन क्या है? ये वो अदारे हैं जो पहले से स्कूलों का एक नेटवर्क या चेन चला रहे होते हैं। यहाँ पर आप हमारी लास्ट कैटेगरी देख लें, एनजीओ या सीएसओ। ठीक है, अब ये क्या है? ये वो फलाही अदारे हैं जो समाजी कामों और तालीम के लिए काम कर रहे होते हैं। ये वो 5 रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर स्कूलों का इंतज़ाम संभाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए अहलियत का म्यार क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट नंबर 1 है कि 3 अफराद का एक ग्रुप बनाया जाएगा, चाहे वो आपस में बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, एक ग्रुप बनाएंगे, देन वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उस ग्रुप में से जो एक शख्स है वो लीड एप्लीकेंट होगा, यानी कि मरकज़ी उम्मीदवार बनेगा, देन वो आगे चल के इनके लिए अप्लाई करेगा। ये ग्रुप इश्तिहार में दी गई फ़हरिस्त में से सिर्फ एक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही होता था, जो पहले आई थी उसमें 7 स्कूलों के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। पहले को प्रेफ़रेंस 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है? इसमें ना नाम आया तो उसमें आ जाएगा। पहले 7 के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार ये है कि आप सिर्फ़ एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप पॉइंट नंबर 2 को देख लें कि लीड एप्लीकेंट के पास डिग्री मुकम्मल करने के बाद कम से कम 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है और ये तजर्बा इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो नीचे दस्तावेज़ में दी गई है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 3 देखें कि एक शख्स सिर्फ एक ही ग्रुप में शामिल हो सकता है, वो एक से ज़्यादा ग्रुपों के साथ अप्लाई नहीं कर सकता।
आप खुद को ले लें, मिसाल मैं देता हूँ, आप खुद हैं तो आप सिर्फ एक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ये नहीं कि आप उस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाएँ, उस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाएँ, सिर्फ एक ग्रुप का ही आप हिस्सा बन सकते हैं। और पॉइंट नंबर 4 है कि ग्रुप के तमाम मेंबर्स के पास, तमाम अफराद के पास कम अज़ कम 16 साला तालीम, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। एमए, बीएस, भले आपने एमए किया है, बीएस किया है, सबके पास 16 साला तालीम होनी चाहिए। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 5 देख लें कि हर फ़र्द की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए, ठीक है? और उम्र का हिसाब ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख के मुताबिक किया जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 6 देख लें, तीनों अफराद को पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। सिर्फ रसीद या दरख्वास्त फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा, असल और दुरुस्त सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ये बड़ी अहम चीज़ है, आप सबके पास पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सभी के पास। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 को आप देख लें, अगर ग्रुप का कोई भी फ़र्द ब्लैक लिस्ट हुआ, सज़ा याफ्ता हुआ या उसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड हुआ, तो पूरा ग्रुप नाअहल करार दिया जाएगा, ठीक है? एक का मसला बनेगा तो वो सबका मसला करार दिया जाएगा। ये आपका टीम वर्क है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 है, अगर किसी भी रुकन ने जाली या गलत दस्तावेज़ जमा करवाई, तो पूरा ग्रुप ना सिर्फ इस प्रोग्राम बल्कि आइंदा हुकूमती प्रोग्राम से भी नाअहल हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ पर अब कि यानी कि कोई भी आप में से कोई जाली सर्टिफिकेट अब जमा ना करवाए। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 आपके पास है, जो लोग पहले से सरकारी मुलाजिम हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10 है कि जो लोग फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में पहले से अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि जो लाइसेंस ले चुके हैं, वो अब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अब आखिरी पॉइंट है, ये देख लें कि फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में जिन लोगों को पहले स्कूल दिया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से या चलाने से इनकार कर दिया था, वो भी अब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अकेला बंदा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है, यानी अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, आप ग्रुप में रहकर अप्लाई नहीं करना चाहते, अकेले अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख लें कि अगर आप अकेला बंदा अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि कम अज़ कम 16 साला तालीम होनी चाहिए, और वो भी इश्तिहार में दिए गए स्कूलों में से सिर्फ एक स्कूल में ही अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देख लें कि उम्मीदवार के पास डिग्री मुकम्मल करने के बाद कम से कम 7 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। ये अहम पॉइंट है, आपके पास 7 साल का तजर्बा होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अपेंडिक्स बी में। वो नीचे मेंशन्ड है, वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 3 देख लें कि उम्मीदवार की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल होनी चाहिए, और उम्र का हिसाब दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख के मुताबिक किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 4 देख लें, अगर उम्मीदवार ब्लैक लिस्ट हुआ, सज़ा याफ्ता हुआ, उसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड हुआ, तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, ठीक है? बाकी ये सारे वही पॉइंट हैं कि आपके पास पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप कोई भी कागज़ात जाली देते हैं, जाली जमा करवाते हैं, तो फिर आपको एक तो इसमें से भी आप नाअहल हो जाएंगे, और आइंदा भी हुकूमती प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, और आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और जो लोग पहले से किसी सरकारी मुलाजिम हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्हें फ़ेज़ 1 और 2 में जिन लोगों को लाइसेंस ले चुके हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन लोगों को पहले से स्कूल दिया गया था लेकिन उन्होंने लेने या चलाने से मना कर दिया, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेम वही वाला क्राइटेरिया है कि अब यहाँ पर आगे एजुकेशनल टैग फॉर्म की भी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर दी गई है, एजुकेशनल चेन की भी मुकम्मल डिटेल है, और एनजीओ के हवाले से भी मुकम्मल यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपने रीड करनी हो तो आप इस पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। आपको हमारे नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी वहाँ शेयर कर दी जाए कि बाकी इंडिविजुअल के हवाले से और यंग एंटरप्रेन्योर के हवाले से मैंने मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने कितनी फ़ीस जमा करवानी होगी अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, अगर आपका पूरा ग्रुप अप्लाई करता है, आप ग्रुप की शक्ल में 3 लोग अप्लाई करते हैं, तो पूरे ग्रुप ने 10,000 रुपये जमा करवाना होगा। एक-एक करके नहीं, एक फ़र्द ने नहीं करवाना होगा, पूरे ग्रुप ने 10,000 रुपये जमा करवाना होगा। तो ये आप आपस में तीनों बाँट भी सकते हैं, ठीक है? 33-33 रुपये तीनों को आएगा। और इंडिविजुअल अगर अकेला बंदा अप्लाई कर रहा है, तो उस अकेले बंदे ने 10,000 रुपये जमा करवाना है। और एडटेक फर्म और एजुकेशनल चेन अगर अप्लाई कर रही हैं, तो इन्होंने 1-1 लाख रुपए जमा करवानी है प्रोसेसिंग फ़ी, और एनजीओ भी 1 लाख रुपए प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाएगी। और यहाँ पर ये क्लियर मेंशन है कि ये जो आप प्रोसेसिंग फ़ी देंगे, 10,000 रुपये या
वाले 1 लाख रुपए ये नॉन रिफंडेबल है। भले आपका मेरिट में नाम आता है, नहीं आता, स्कूल आपको मिलता है, नहीं मिलता है, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। कौन-कौन से कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएँगी? अगर उम्मीदवार शराइत पूरी नहीं करता तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म नामुकम्मल हुआ या गलत मालूमात दी गई तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मुकम्मल दस्तखतशुदा हार्ड कॉपी डाक या कूरियर से ना भेजी गई तो भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फ़ीस की बैंक रसीद साथ ना लगाई, अगर हार्ड कॉपी आखिरी तारीख के बाद भेजी देन भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या दुरुस्त फॉर्मेट वाला तजर्बा सर्टिफिकेट शामिल ना किया देन भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर जाली या गलत मालूमात दी तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत बगैर वजह बताए भी दरख्वास्त को मुस्तरद यानी कि रिजेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर आप स्कोर वेटेज की बात कर लें, यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के स्कोर वेटेज क्या होगा, आपको किस हिसाब से नंबर्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेरिट की बेस पे आपको दिया जाएगा। तो नंबर्स किस हिसाब से, यहाँ पर टोटल मार्क्स क्या हैं और किस हिसाब क्या से आपको नंबर्स दिए जाएंगे, मेरिट कैसे बनेगा, तो वो हम इंशाल्लाह ताला भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लें तो ये 65 टोटल मार्क्स होंगे। अटेस्टेड कॉपीज़ जो आपने जमा करवानी होगी, एजुकेशनल अपनी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, इसके टोटल मार्क्स होंगे 65। और यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लें, इसकी आपने अटेस्टेड कॉपीज जमा करवानी है अगर की है तो। अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये आपने जमा करवाने हैं। इसके आपको 10 नंबर रखे हैं, इसके इन्होंने 10 नंबर। पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर और एक्सपीरियंस आप देख लें, इसकी आपने अटेस्टेड कॉपीज जमा करवानी है, इसके 15 मार्क्स रखे गए हैं। यहाँ पर इसके देख लें आप प्रॉक्सिमिटी, इसके यहाँ पर 10 नंबर लिखे गए हैं। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सीएनएसीज ओनली परमानेंट एड्रेस विल बी कंसिडर्ड। यहाँ पर आपके सीएनएसी से यहाँ पर वो मुकामी लोगों को देखा जाएगा, यानी कि आप स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी शहर के हैं, उसी सिटी के हैं या नहीं है, ये चीज़ें देखे जाएंगे, उसके मार्क्स रखे हुए हैं बस। अब यहाँ पर ये टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं ना, ये टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब ये 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, किस किस चीज़ के कितने कितने नंबर हैं ये हमने देख लिया। एजुकेशन के 65 हैं, प्रोफेशनल के 10 हैं, पोस्ट के 15 हैं, ये हमें पता लग गया। अब हमें नंबर मिलेंगे कैसे? अगर आपने पीएचडी की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, एमफिल किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपने यहाँ पर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बीएस किया है फर्स्ट डिवीजन के साथ तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड के साथ किया है तो आपको 20, थर्ड के 10। इसी तरह से एमए देख लें, एमएससी की है आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ तो 15, सेकंड के साथ 10, थर्ड के साथ 5। इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बाकी भी यहाँ पर मेंशन है। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपने की है, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से है तो 15, सेकंड से है 10, मैट्रिक भी है फर्स्ट से 10, सेकंड से 7, ये सारे मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे। बीएड किया है तो आपको 5 और एमएड है तो आपको 10 नंबर, एमएड बीएड विल बी अवॉर्डेड, और 10 में से ये नंबर मिलेंगे आपको। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी अगर है तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे। नीचे आप देख लें प्रॉक्सिमिटी का आप देख लें तो यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी के 10 मार्क्स मिलेंगे। इन केस एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सेम तहसील, अगर आप सेम तहसील के से हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। इन केस एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सेम डिस्ट्रिक्ट बट डिफरेंट तहसील, अगर आपकी तहसील मुख्तलिफ है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेम है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ये हैं 100 मार्क्स, इस तरह से टोटल मिलेंगे। इस तरह से जो जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं आपको उस तरह से मार्क्स मिलते जाएंगे। टोटल मार्क्स ये हैं और टोटल मार्क्स में से इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यही यहाँ पर डिवीजन कैलकुलेशन क्राइटेरिया आप देख लें। 60% मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीजन पर, 45% हैं टू 60% तो सेकंड डिवीजन है, 45% से 35% 33% है तो ये थर्ड डिवीजन है। ये बाकी सारी चीज़ें आपके लम्बे होंगी। अब इंडिविजुअल एप्लीकेंट का भी सारा वही हिसाब है जो ऊपर मैंने आपको बताया। जिस तरह से ऊपर सारा बताया, इंडिविजुअल का भी सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। बाकी ये नीचे हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। मैच मेकिंग प्रोसेस है ये। अब मैच मेकिंग प्रोसेस में देखें कि प्रेफरेंस किस तरह से दी जाएगी और सबसे पहले प्रेफरेंस यानी कि तरजीह किसे दी जाएगी। सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप को दी जाएगी, देन प्रेफरेंस दी जाएगी इंडिविजुअल्स को, और उसके बाद प्रेफरेंस यानी कि तरजीह दी जाएगी एजुकेशनल टेक फर्म को, देन एजुकेशनल चेन को, और उसके बाद एनजीओज़ को। इस तरह से प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि इस तरह से रखा जाएगा। अब यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में सबसे पहले हाई क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। अगर बराबर हो जाती हैं क्वालिफिकेशंस तो उसके बाद एज को देखा जाएगा। इंडिविजुअल में भी सबसे पहले हाई क्वालिफिकेशन को देखी जाएगी। अगर दो लोगों का मुकाबला है, एज बराबर हो जाती है तो देन सीनियर इन एज को देखा जाएगा। इस तरह से आपको प्रेफरेंस दी जाएंगी।
नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट पेफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया जाएगा। देन यहाँ पर आप देख लें कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अहम हदायत हैं। तो वो हदायत ये हैं कि स्कूल को हुकूमत और पेफ के कानून के मुताबिक आपको चलाना होगा। ये सारी बड़े गौर से यहाँ पर सुन लीजिएगा। बच्चों का यूनिफॉर्म और पढ़ाने का तरीका हुकूमत के असूलों के मुताबिक होगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सरकारी किताबें आपको पढ़ानी होंगी। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन स्कूल की चेकिंग करेगी। साल में 1 या ज़्यादा बार टेस्ट होंगे और हर साल नतीजा आपको बेहतर करना होगा। और यहाँ पर है मुआहदा होने के बाद पेफ DEA के साथ मिलकर स्कूल हवाले करेगा। लाइसेंस मिलने के बाद मुकर्ररा वक्त में स्कूल शुरू करना लाज़मी होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। आप देख लें। सबसे पहले 10,000 रुपये की असल जमा शुदा फ़ीस की स्लिप आपने अटैच करनी है। कॉपी नहीं करनी, असल शुदा अटैच करनी है। देन आपने CNSE तीनों उम्मीदवारों के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी आपने अटैच करनी है। देन तालीमी असनाद की तस्दीक शुदा कॉपियाँ जिनमें नंबर वाज़े लिखे हों। बग़ैर नंबरों वाली डिग्रियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। डिग्रियाँ वो यहाँ पर नंबर वाज़े हों। उसके बाद है तजर्बा सर्टिफिकेट जिसमें काम करने की मुकम्मल तारीख शुरू से आखिर तक और अदारे का रब्त दर्ज हो। अगर ये है तो आपने अटैच करना, नहीं है दो तो फिर नहीं आएगा ना। अगर आपके पास है तजर्बा तो वो आपने साथ अटैच कर देना है। तीनों उम्मीदवारों के अलग अलग पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट, सिर्फ रसीद काबिल कबूल नहीं होगी। ये नीचे अगर आप देखें इंडिविजुअल को देखें, उसमें भी सारी यही चीज़ें हैं जो ऊपर यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये अपेंडिक्स बी है जिसका हम बार-बार ज़िक्र कर रहे थे। अब यहाँ पर ये देख लें, ये इसका आपने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद इसे आपने मुकम्मल तौर पर फ़िल अप कर लेना है। ये आपका सर्टिफ़िकेट है, इसे पहले आप प्रिंट करवाएँ, देन आप इसे मुकम्मल तौर पर फ़िल अप कर लें और ये आपने साथ अटैच करना है। अब यहाँ पर लास्ट बात मैं आपको बता दूँ, वो आप देख लें कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट मेंशन्ड है, इस वेबसाइट के थ्रू आपका अप्लाई होगा। अब अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है उसकी इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाकर मैं ये अपने चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आप लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी ज़रूर लाज़मी तौर पर फॉलो कीजिएगा, उसमें तमाम अपडेट्स दी जाती हैं। अब ये अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपके सामने बता दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में अभी बताना मुश्किल है कि अप्लाई करना किस तरह से है। ये लिंक आपके सामने मेंशन्ड है। अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो मुकम्मल इस मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगा। बस अभी आपने करना क्या है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी रखें। जो बंदे आपने ग्रुप बनाना है उन्हें भी देख लें, तो वो सारी चीज़ें अपनी रेडी करें। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें जहाँ पर पोस्ट करनी है, भेजनी है, वो सारे एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें मुकम्मल डिटेल के साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे।